हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भारत सिलेक्शन बैंक के यूट्यूब चैनल पर। तो इंग्लिश की क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉजेस के बारे में। और क्लॉजेस में पहले हम लोगों ने सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा है, जिसमें हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और उसके बाद फिर एडवर्ब क्लॉज को डिस्कस किया। आज हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कोऑर्डिनेट क्लॉज पर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, जिनमें वो क्लॉज नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। इसमें क्या होगा, एक तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी आपकी हो जाती है क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इससे जो सेंटेंस आप बनाते हैं वो एक आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। कंपाउंड सेंटेंस ही कहा जाएगा। वो जो सेंटेंसेस थे वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज और आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज थी। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी या मेन क्लॉज कह लें, और एक आपकी जो क्लॉज होगी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती। अब किस टाइप की क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहें? देखिए, अगर ये एक सेंटेंस हमने ये लिखा, ही केम टू मी एंड गेव मी दिस बुक। ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, ही केम टू मी एंड गेव मी दिस बुक। सब्जेक्ट आपका सेम है, इस वजह से यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया। अगर हम एंड से उसको या बट से अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो ये आपकी एक मेन वर्ब हो गई यहाँ पर, जो आपने केम लिखा, और जो आपने गेव लिखा है ये भी क्या हो गई, एक मेन वर्ब हो गई। इसका मतलब हमारे पास दो क्लॉजेज हो गई। अब ये जो दो क्लॉजेज हैं इनमें से एक तो आपकी मेन क्लॉज या जो प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और जो कंजंक्शन से हमने जोड़ रखी है ये क्लॉज क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हम जानें। कोऑर्डिनेट क्लॉज का फंक्शन क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एक। ये इससे पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ पर जान लें, ये होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं करती है प्रिंसिपल क्लॉज पर। इसका जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ना ये सब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी, ना ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी, ना ये एडजेक्टिव का काम करेगी, ना सेंटेंस में वो एडवर्ब का काम करेगी। ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ही केम टू मी एंड गेव मी दिस बुक, तो ही केम टू मी अपने आप में एक कंप्लीट क्लॉज हो गई, और जो आपने लिखा है गेव मी दिस बुक, तो यहाँ पर ये क्लॉज इस क्लॉज के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी का काम नहीं कर रहा है, ये अलग है। और इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कितने तरह की होती है, उसके कंजंक्शंस क्या हैं।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं। तो इस वजह से जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए क्लॉज को कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक इसके लिए मैं फार्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम का ये रहेगा। एक बहुत ही सिंपल बात याद रखिएगा, फैन बॉयज, फैन बॉयज, और ये फार्मूला आपको हेल्प देगा आइडेंटिफाई करने में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, है ना। ये कंजंक्शंस लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखे हुए हैं। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, इस पर अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग टाइप्स को जान लें। तो पहला ही जो इसका टाइप हो जाता है वो हो जाता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो एक जैसी या सिमिलर बातों को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं एंड का, बोथ एंड का, एज वेल एज, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये यूज़ करते हैं हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में। ये एक जैसी या सिमिलर बातों को जोड़ने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, फॉरेस्ट्स check soil erosion they also give us timber, ठीक है। ये सेंटेंस दो लिखे हुए हैं यहाँ पर। फॉरेस्ट्स चेक, चेक का मतलब यहाँ पर क्या है, टू प्रिवेंट। रोकना, चेक का मतलब जांचना भी होता है, टू एग्जामिन भी होता है। यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या है, टू प्रिवेंट। तो फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन, यानी जो जंगल हैं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और आगे लिखा हुआ है दे ऑल्सो गिव अस टिम्बर, वे हमको इमारती लकड़ी भी देते हैं। अब यहाँ पर इमारती लकड़ी भी देते हैं कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों तरह से बेनिफिशियल हैं। एक तो काम क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और दूसरा वो काम क्या करते हैं कि हमको वो टिम्बर यानी इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो इसका मतलब हम ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं अगर हम कंबाइन करेंगे तो किसी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से ही कंबाइन करेंगे, ठीक है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, फॉरेस्ट चेक soil erosion and give us timber। एंड का यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ पर दो वर्ब्स को हमने जोड़ दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ का यूज़ करके। बोथ के साथ हम एंड यूज़ करते हैं, ध्यान रहे बोथ के साथ कभी एज वेल एज नहीं आता। एरर वगैरह में आप पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आपको एरर्स भी दी जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आप कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे। फॉरेस्ट्स बोथ चेक सॉइल इरोजन forests both check soil erosion
forests both check soil erosion and give us timber. तो ये चीज़ हुई, बोथ का यूज़ हमने किया, एक तो चेक इसको रोकने के लिए और दूसरा एंड के बाद हमने क्या लिख दिया, गिव। दोनों वर्ब्स को हमने जोड़ दिया कि फॉरेस्ट्स बोथ, बोथ यानी दोनों ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, चेक सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को चेक करते हैं, और क्या काम करते हैं, गिव अस टिम्बर, हमें टिम्बर देने का काम करते हैं। तो एंड का यूज़ करके या बोथ हैंड का यूज़ करके, आप एज वेल एज का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट्स चेक सॉइल इरोजन एज वेल एज गिव अस टिम्बर। बस एज वेल एज के साथ आपको बोथ का यूज़ नहीं करना है, बोथ के साथ हम कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड का यूज़ करते हैं। हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट्स नॉट ओनली चेक soil erosion but also give us timber. not only और उसके बाद फिर हमने यूज़ किया but also। ध्यान रखना है not only के बाद ये वर्ब है और but also के बाद भी वर्ब का ही यूज़ करना है। दोनों वर्ब्स को आप, दोनों एक्शंस को, क्योंकि फॉरेस्ट के बारे में दोनों बातें आ रही हैं, इसलिए आप फॉरेस्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं जोड़ सकते, इन दोनों एक्शंस को जोड़ेंगे। तो इन कंजक्शंस को पढ़ने के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप में इनका यूज़ इनकरेक्टली हम करते हैं, कैसे उनको करेक्ट तरीके से हम यूज़ करें, कहाँ से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है फॉर्म किए जाते हैं। तो पहली बात हो गई कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, यहाँ पर हम बात करेंगे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या कहते हैं, एक जैसी बातों को करते हैं, इसका मतलब दोनों सिमिलर बातें होती हैं, यानी दोनों या तो पॉजिटिव बातें होती हैं, दोनों नेगेटिव टोन की, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टोन की, या दोनों नेगेटिव टोन की बातें हो सकती हैं। नेगेटिव टोन जैसे हम कहते हैं कि ही वॉज फाइंड, और दूसरा कह दिया गया ही वॉज टर्नड आउट ऑफ द क्लास। एक तो कहा गया ही वॉज फाइंड, उस पर फाइन किया गया, और दूसरा क्या है, ही वॉज टर्नड आउट ऑफ द क्लास, मतलब उसको क्लास से टर्न आउट कर दिया गया। इसका मतलब दोनों ही कैसी हो गई, नेगेटिव टोन को रखने वाली बातें हो गई। ठीक है, नेगेटिव टोन को रखने वाली बातें हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, ही वॉज फाइंड एंड टर्नड आउट ऑफ द क्लास, ही वॉज बोथ फाइंड एंड टर्नड आउट ऑफ द क्लास, या ही वॉज फाइंड एज वेल एज टर्नड आउट ऑफ द क्लास, या फिर ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो टर्नड आउट ऑफ द क्लास। तो हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करके इस टाइप में हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी बात आती है हमारी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की। दूसरी बात हमारी आ जाती है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की। और ये जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, एडवर्सेटिव जो कंजंक्शंस हैं, इनमें बातें होती हैं कैसी, बातें होंगी आपकी अपोजिट, अपोजिट बातें होती हैं। कहने का मतलब एक पॉजिटिव टोन में बात हो रही है तो दूसरी नेगेटिव टोन में बात होगी। इसमें जो आपके मेन कंजंक्शंस हैं वो क्या आ जाते हैं, इसमें बट आ जाएगा, येट आ जाएगा, स्टिल का यूज कर सकते हैं, नेवरदलेस का यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के कंजंक्शन जो है वो क्या कहे जाते हैं, वेयर एज का यूज कर सकते हैं, जबकि, है ना, वाइल या वेयर एज। वाइल दो तरह से यूज किया जाता है, फिलहाल यहाँ पर वाइल का यूज कंट्रास्ट को भी दिखाता है। तो ये बट है, येट, स्टिल, नेवरदलेस, इन सब का यूज़ हम करते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन के तौर पर। अब देखिए इसका कैसे यूज़ करना है। अगर हमने एक सेंटेंस लिख लिया, सेंटेंस अगर हमने एक लिख लिया, आई इन्वाइटेड हिम
to the party he did not come. I invited him to the party, और दूसरा सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है, he did not come. तो अगर इनवाइट किया तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आएगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है, he did not come. इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ, आने का काम उसने नहीं किया, वो नहीं आया. तो आप क्या करेंगे, किसी एडवर्सेटिव कंजंक्शन से आप इनको कंबाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप सुटेबल कंजंक्शन क्या हो जाएगा, जैसे बट का यूज़ आप यहाँ पर लिख कर देंगे. आई इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी बट ही डिड नॉट कम. ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये नहीं लिख दें, he worked hard, he could not succeed. He worked hard, he could not succeed. तो यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं. उसने मेहनत की, ये क्या हो गई, एक अच्छी बात हो गई, लेकिन आगे क्या लिखा गया, ही कुड नॉट सक्सीड. मेहनत तो की जाती है सफल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर बात क्या आ रही है कि वो सफल नहीं हुआ. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ कर देंगे. ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड. ठीक है, या ही वर्कड हार्ड येट ही कुड नॉट सक्सीड. कुछ जगह पर आपको देखना पड़ेगा कि येट ज़्यादा सुटेबल है या बट सुटेबल है ज़्यादा, है ना. ऐसे भी सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पर जो मोर सुटेबल होगा उसको हम वहाँ पर चूज़ करेंगे. तो ये दूसरा टाइप हो गया हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन. उसके बाद फिर आगे हम लोग बात कर लें, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं. उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. तीसरा जो आपका टाइप हो जाएगा, ये तीसरा आपका जो टाइप रहेगा ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का रहेगा. अल्टरनेटिव क्या होता है, कोई चॉइस यानी विकल्प. अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में आपको फ़र्क ध्यान में रखना है. अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ करके, जबकि अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, कोई ऑप्शन या चॉइस. अल्टरनेट डेज का मतलब क्या है, जैसे मंडे को क्लास हुई, ट्यूसडे को नहीं हुई, वेंसडे को क्लास हुई, थर्सडे को नहीं हुई, फ्राइडे को क्लास हुई और सैटरडे को नहीं हुई. तो इसका मतलब उस टीचर ने आपको अल्टरनेट डेज पर पढ़ाया. ये क्या है, अल्टरनेट है. और ये जो अल्टरनेटिव है ये क्या होता है, चॉइस होता है. जैसे आपके क्वेश्चंस में लिखा होता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चन, है ना. तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ये विकल्प देता है हमको. और ये जो विकल्प हैं इनको जोड़ने के लिए हम और का यूज़ कर देते हैं, ईदर और का यूज़ कर देते हैं. आइदर भी हम कह सकते हैं, नीदर नॉर या नाइदर नॉर हम कह लें, अदरवाइज, अदरवाइज का यूज़ हम कर सकते हैं. इनका यूज़ क्या होता है, ये चॉइस को बताता है. कुछ सेंटेंसेस के थ्रू देखें हम. सेंटेंस हमने लिखा, मेक हेस्ट you will miss the train. Make haste, you will miss the train. इसका मतलब जल्दी करो,
आगे क्या है, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। दोनों बातें नहीं हो सकती, एक ही बात होगी, यानी यहाँ पर चॉइस की बात आ गई, अल्टरनेटिव की बात आ गई। या तो जल्दी करो, जल्दी करोगे तो ट्रेन नहीं मिस होगी, और अगर जल्दी नहीं करोगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर चॉइस है। और जब चॉइस हुई तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। या लिख सकते हैं हम मेक हेस्ट अदरवाइज, आप और एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो इस टाइप में ये चॉइस के बारे में हमने बात कर ली। एक सेंटेंस और हमने लिखा, कम इन, और उसके बाद लिख दिया गो आउट। कम इन यानी कि अंदर आ जाओ, आगे बात क्या की गई, गो आउट, बाहर चले जाओ। अब यहाँ पर क्या है, चॉइस है, या तो अंदर आ जाओ या फिर बाहर चले जाओ। तो ये सेंटेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे, कम इन और गो आउट, या फिर हम कह सकते हैं ईदर कम इन और गो आउट। थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करना है तो हम यहाँ पर ईदर के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में ये जो सेंटेंसेस आपने लिखे, कंबाइन किए, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस को बता रहे हैं। दोनों बातें नेगेटिव हो तो हम नाइदर और नॉर का यूज़ कर देंगे, ठीक है, नाइदर और नॉर का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हमने ये लिखा, he did not come, he did not send any message। दोनों बातें देखिए नेगेटिव हो रही हैं। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, और आगे क्या कहा गया, ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज, मतलब उसने कोई मैसेज भी नहीं भेजा। तो इसका मतलब ना तो वो आया और ना ही मैसेज भेजा। तो ना ही और ना तो के लिए हम यूज़ क्या कर देते हैं, नाइदर नॉर का यूज़ कर देंगे हम, ठीक है। अब नाइदर नॉर का हम कैसे यूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट है, और इस पर अभी हम एक क्वेश्चन भी लेंगे। पहले तो हम इसको सिंपली कंबाइन कर देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्यों किया गया। ही neither came nor sent any message। neither के साथ हमने वर्ब लिख दी, इसी तरह से नॉर के साथ भी हमने वर्ब लिख दी, ठीक है। अब डिड का यूज़ अगर नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, सीधे सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज, नाइदर नॉर सिमिलर बातों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हो गए क्या, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस को हो गए, ठीक है, जिसमें हमने और, आइदर और, नाइदर नॉर या अदरवाइज, इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर अगला जो आपका है वो क्या है, इलेटिव कंजंक्शंस हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है इनकी वो है इलेटिव कंजंक्शंस की। अब ये जो इलेटिव कंजंक्शंस हैं ये रिजल्ट को बताने वाले हैं, परिणाम को बताने वाले हैं, और इसमें हम यूज़ करते हैं सो, देयरफॉर, हेंस, फॉर, इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये फॉर कंजंक्शन के तौर पर आएगा, और जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो इससे पहले कॉमा का यूज़ आपको ज़रूर करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
ये किसी नॉन रीज़न को बताता है कि जो पहले से ही ज्ञात हो, पहले से ही पता हो। सेंटेंसेस के थ्रू देख लें। He did not go to school. It was raining. He did not go to school और it was raining। ये दो सेंटेंसेस जो सामने लिखे हुए हैं, ये दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं और आपको इलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके आपको बनाना है सेंटेंसेस। ठीक है। He did not go to school, it was raining। अगर हम इसको बिकॉज से लिख दें, एज से लिख दें, सिंस से लिख दें, तब फिर ये क्या सेंटेंस हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा जिसमें आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, वो रीज़न को बताने लगेगा। और एडवर्ब ऑफ रीज़न को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज़ करते हैं। एडवर्ब क्लॉजेज में हमने पढ़ा था इसको। अब यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज हमको यूज़ करनी है। तो अगर हम ये लिखें कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल सो इट वॉज रेनिंग, तब तो बात उल्टी हो जाएगी कि वो स्कूल नहीं गया इसलिए बारिश हो रही थी, तो स्कूल उसके ना जाने की वजह से बारिश नहीं होने लगी, वो बारिश हो रही थी इसकी वजह से स्कूल नहीं गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम ये लिखेंगे इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। इट वॉज रेनिंग सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर ये लिखा हुआ है ही वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर ही वॉज लेट। तो या तो आप ये लिख दें कि ही वॉज लेट सो ही वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। अगर आप फॉर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर फॉर ही वॉज लेट। तो ये फॉर से पहले ये कॉमा आपको ज़रूर लगाना है, ये ध्यान रखना है। फॉर ही वॉज लेट, इसका मतलब क्या है कि ये जो बिकॉज से अगर आप लिखते हैं, एज से लिखते हैं, तो वो भी वो रीज़न को बताता है। यहाँ पर आपने कॉमा से सेपरेट कर दिया, ये एक नॉन रीज़न है, इसका मतलब जो रीज़न है उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये पहले से ही नॉन समझा जाता है कि यही वजह थी, इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है। तो ये क्या लिखा गया कि ही वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर फॉर ही वॉज लेट। यानी जब हम इस टाइप के सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो पहले रीडर को या लिसनर को पता होता है कि वो लेट था, इससे पहले ही उसको पता चल जाता है। बस इसको यहाँ पर हम सेंटेंस को रीज़न को देने के लिए, लेकिन उस पर एम्फेसाइज ना करते हुए, हम इसको फॉर से लिख देते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जो क्लॉज हो जाती है वो आपकी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कही जाएगी, फॉर ही वॉज लेट, है ना। अच्छा, एक और चीज़ होती है और वो क्या है, by using रिलेटिव क्लॉजेस। जो रिलेटिव क्लॉजेस हैं यानी रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ी हुई जो क्लॉजेस हैं वो भी कभी कभी क्या करती हैं। अच्छा, अभी आपने इनको पढ़ा था कॉम्प्लेक्स में भी कि जैसे हु का यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। लेकिन इनका यूज़ हम कंपाउंड सेंटेंसेस में भी करते हैं। क्या दोनों में फर्क है, आइए जानते हैं। तो इसमें हम यूज़ कर देते हैं, जैसे हु लिखा हुआ है, विच लिख दिया है। ठीक है।
वेयर लिख दिया है, एट्सेट्रा। तो इनका यूज़ हम कर देते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। देखिए सेंटेंस हमने लिखा, आई वेंट टू मिस्टर शर्मा he welcomed me warmly। ये लिखा हुआ है, आई वेंट टू मिस्टर शर्मा ही वेलकम्ड मी वार्मली। ठीक है, एक सेंटेंस ये आपका हुआ, दूसरा ये हो गया। और अगर हम इसको कंबाइन करना चाहें तो हम ये लिख देते हैं, आई वेंट टू मिस्टर शर्मा। बस यहाँ पर हमको कॉमा यूज़ करना होता है हु से पहले, और इस हु का मतलब क्या हो गया, एंड ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये मिस्टर शर्मा की विशेषता नहीं बता रहा है कि वो वाले मिस्टर शर्मा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मैं मिस्टर शर्मा के पास गया और ये केवल एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने मुझे वार्मली वेलकम किया। ठीक है, तो हु वेलकम्ड मी वार्मली। देखो और थोड़ा बेहतर ढंग से इसको एक और एग्जांपल से समझें। He lives in Delhi. It is the capital of India. He lives in Delhi. It is the capital of India, है ना। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो ये हो जाएगा, He lives in Delhi। अब विच से पहले हमको क्या यूज़ करना होगा, कॉमा यूज़ करना होगा। ठीक है, तब इस विच का मतलब क्या हो जाता है, एंड इट। इसका मतलब वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली के बारे में क्या बताया जा रहा है, एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये इसके बारे में नहीं बात कर रहा है कि कौन से वाले दिल्ली में रहता है, वो कौन सा वाला दिल्ली ये नहीं कहा जा रहा है, बल्कि क्या है कि दिल्ली को बस एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको कि ही लिव्स इन दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो विच से पहले हमको कॉमा यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर इस विच का मतलब हो जाएगा एंड इट। इसका मतलब ही लिव्स इन दिल्ली एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आपने एंड ही या एंड इट लिखा है, तो एंड एक तरह का क्या काम कर रहा है, ये आपका एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमने जैसे वेयर लिख दिया, तो वेयर का मतलब हो जाएगा कि एंड हियर या एंड देयर, ये मीनिंग हो जाएगी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो क्या कहे जाते हैं, वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस कहे जाते हैं। और ये जो हमने क्लॉजेज यूज़ की हैं, वो कौन सी क्लॉजेज यूज़ की हैं, ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हमने यूज़ की हैं। कुछ यूजेस देख लेते हैं इसके। एक सेंटेंस हमने लिखा, नाइदर मोहन nor his friend has finished his work। और एक सेंटेंस हमने ये लिखा, neither he came nor sent any message। ठीक है, neither मोहन nor his friend has finished his work। दूसरा लिखा हुआ है neither he came nor sent any message। तो पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो पहले सेंटेंस में
नाइदर के साथ लिख दिया गया है मोहन और नॉर के साथ लिख दिया गया है हिज फ्रेंड। तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर इस हैज़ फिनिश्ड के सब्जेक्ट के तौर पर आए हैं। नाइदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड, और नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो वो सब्जेक्ट जो वर्ब के नज़दीक होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, हैज़ यूज़ कर दिया। यहाँ पर तो खैर दोनों ही सिंगुलर्स हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यूज़ करना है जो वर्ब के नज़दीक है। तो नाइदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ये तो सही है क्योंकि नाइदर के बाद हमने मोहन लिख दिया और नॉर के बाद हिज फ्रेंड लिख दिया। लेकिन जो ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है नाइदर ही केम नॉर सेंट एनी मैसेज, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइदर के बाद तो हमने ही लिख दिया है जो कि एक प्रोनाउन है, और नॉर के बाद जो हमने लिखा है वो सेंट लिख दिया है जो कि एक वर्ब है। तो इस तरह से ये दोनों जो बातें ठीक से जुड़ नहीं पा रही हैं, ये बातें जुड़ नहीं पा रही हैं, इनकरेक्ट हो जाएगा ये सेंटेंस आपका, राइट। तो ये सेंटेंस आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये सेंटेंस आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है लिखने का, इसको जानते हैं। इसको या तो आप ऐसे लिखें, ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज, जो कि अभी हमने लिखा था, एक सेंटेंस यही दिया था नाइदर और नॉर के यूज़ करते हुए। तो नाइदर के बाद आपने वर्ब यूज़ कर दी, नॉर के बाद भी आपने वर्ब यूज़ कर दी, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली हो गया करेक्ट, ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली हो गया करेक्ट। या अगर आप नाइदर को पहले यूज़ करते हैं तो नाइदर ही, अच्छा सिंपली अगर हम जोड़ते हैं तो जैसे लिखा है कि नाइदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड, तो दोनों सब्जेक्ट आप यहाँ पर जोड़ रहे होते तब तो नाइदर को आप पहले यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसीलिए हमको यहाँ पर इन दोनों वर्ब्स को जोड़ने के लिए यूज़ करना पड़ा है। तो ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज, यहाँ पर अगर हम नाइदर को पहले लिखते हैं तो नाइदर ही केम नॉर डिड ही सेंड एनी मैसेज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपको इन्वर्जन करना पड़ जाएगा, ये जो ही सब्जेक्ट लिखा है इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे। जब नाइदर से आपने स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव से आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये नाइदर जो है ही के साथ लिखा हुआ है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को ये नहीं जोड़ रहा है, तो दूसरे पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा, पार्शियल इन्वर्जन। डिड को आपने पहले कर दिया और अब यहाँ पर जो आपका सेंट था जो कि सेकंड फॉर्म है, ये क्या हुआ, डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। तो सही सेंटेंस आपका हो गया कि नाइदर ही केम नॉर डिड ही सेंड एनी मैसेज। तो या तो आप इस तरीके से लिखें या फिर आप इस तरीके से लिखें, ये दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नाइदर नॉर के यूज़ में इसी तरह से नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ है, आइदर और का यूज़ भी आपको इसी टाइप में रखना होता है, दो सिमिलर बातों को जोड़ते हुए। देखिए अगर हम ये लिखें, either he or his brother is an engineer, इसका मतलब या तो वो इंजीनियर है या फिर उसका भाई इंजीनियर है, और यहाँ पर हमने आइदर और से इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जो कि इज़ के यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आए हैं। तो हमने क्या कह दिया, आइदर ही और हिज ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। लेकिन अगर हम ये लिखें, आइदर ही इज़ अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, सेंटेंस हमने लिखा कि आइदर ही इज़ अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, मीनिंग निकालेंगे तो या तो वो डॉक्टर है या इंजीनियर, और मीनिंग आपको सही निकलता हुआ लगेगा। लेकिन गलती यहीं पर है, क्या गलती है कि आइदर के साथ आपने जो लिखा है वो ही क्या है, प्रोनाउन है जो कि इसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
लेकिन और के साथ जो आपने लिखा है एन इंजीनियर, वो क्या है, ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि गलत कर देगा। ऐसा नहीं कि आप एक नाउन एक प्रोनाउन नहीं जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन वो या तो दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हों या दोनों ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वगैरह का काम कर रहे हों। जैसे आइदर ही और मोहन, आइदर ही और मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने दोनों सब्जेक्ट के तौर पर इनको लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों इस के सब्जेक्ट बन रहे हैं, आइदर ही और हिज ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। इसका मतलब या तो वो इंजीनियर है या फिर उसका भाई इंजीनियर है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने लिखा आइदर ही इज़ अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, जो कि गलत हो जाएगा, तो सही तरीका आपका क्या होगा इसको लिखने का, सही तरीका हो जाएगा इसको लिखने का हमारा ही इज़, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास एक है, उसके बारे में ही बातें हो रही हैं कि या तो वो एक डॉक्टर है या फिर वो एक इंजीनियर है, दो बातें हो रही हैं। तो ही इज़ आइदर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो अब यहाँ पर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, इनको हमने कंबाइन कर दिया, और देखिए आइदर का यूज़ डॉक्टर से पहले कर दिया गया और का यूज़ इंजीनियर से पहले कर दिया गया, और इस बी वर्ब के यानी जो इज़ लिखा हुआ है, इसके ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। तो इस टाइप में हम सही तरीके से आइदर और का यूज़ या नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ भी देख लें, कैसे थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। Not only the teacher but also the students were present there। तो यहाँ पर क्या हुआ कि not only the teacher but also the students were present there। इस वर के लिए दोनों सब्जेक्ट के तौर पर हम इनको लाए, और इस वजह से ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक सेंटेंस, ही नॉट ओनली taught me but also gave me a book। तो सब्जेक्ट यहाँ पर एक ही है, उसने ही दोनों काम किए। उसने दो कौन से काम किए, एक तो पढ़ाने का काम किया और दूसरा क्या काम किया, किताब देने का काम किया। तो ही नॉट ओनली टॉट मी, नॉट ओनली टॉट मी बट ऑल्सो गेव मी अ बुक। तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद भी वर्ब यूज़ किया है, बट ऑल्सो के बाद भी हमने वर्ब यूज़ किया है। तो ये भी सेंटेंस आपका हो गया करेक्ट। तो ये सेंटेंसेस आपके ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। लेकिन एक एग्जांपल हम ये ले लें, एक सेंटेंस, नॉट ओनली ही टॉट मी बट ऑल्सो गेव मी अ बुक। अब ये गलत हो गया सेंटेंस, ऐसे लिखा था तब तो सही था। नॉट ओनली ही, जैसे ही आपने ये लिखा नॉट ओनली ही, ना केवल उसने, इसका मतलब बल्कि किसी और ने भी, यानी दो सब्जेक्ट्स होते तब तो सही था। जैसे नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, अब ये बात सही थी। लेकिन हमने लिखा नॉट ओनली ही टॉट मी बट ऑल्सो गेव मी अ बुक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉट ओनली के बाद ही लिखा है और बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, गेव, एक वर्ब है। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर आपने वर्ब लिख दी है, गलत तरीके से आपने इनको जोड़ दिया है। तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ग्रामेटिकली ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो या तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे कि ही नॉट ओनली टॉट मी बट ऑल्सो गेव मी अ बुक, है ना। या फिर अगर आप नॉट ओनली को आगे रखना चाहते हैं तो एक तरीका आपके पास है इन्वर्जन का। इन्वर्जन का तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप लिख सकते हैं नॉट ओनली डिड ही टीच मी
बट ऑल्सो गेव मी अ बुक, या बट गेव मी अ बुक ऑल्सो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो नॉट ओनली डिड ही टीच मी, देखिए यहीं पर इन्वर्जन आ गया। इन्वर्जन इसलिए आया क्योंकि ये बात है नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट में ही आपको इन्वर्जन करना होगा। तो नॉट ओनली डिड ही टीच मी बट ऑल्सो, क्योंकि हमने डिड यूज़ कर दिया तो फिर टीच हम लिखेंगे, टॉट नहीं लिख सकते। तो नॉट ओनली डिड ही टीच मी बट ऑल्सो गेव मी अ बुक। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस कंबाइन किए। तो आज हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा, जिसमें क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या है, एलेटिव कंजंक्शंस क्या है और कैसे इनका यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजिंग यूजेस जो होते हैं जिनमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है, आइदर और का यूज़ करना, नाइदर नॉर का यूज़ करना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना, इनके बारे में सही तरीके से जोड़ना हमने बेसिक तरीके से सीखा है। अभी कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को लेकर के हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपकी, जिसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज़ करना होगा। तो ये पहले बेस समझने के लिए इतना ज़रूरी था। मिलते हैं फिर आपकी अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे जो कि क्लॉज से रिलेटेड होंगे, उनके कंजंक्शंस के सही तरह के यूजेस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस क्लास को देखिए, समझिए, जानिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।